बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में आधुनिक इतिहास का कालक्रम सामान्यतः यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से माना जाता है। चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत आगमन के क्रम में बिहार को व्यापार वाणिज्य का मुख्य केंद्र बनाया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियां स्थापित की। अंततोगत्वा अंग्रेज व्यापारी बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप पर शासन संचालन हेतु सर्वे सर्वा बने। कालांतर में औपनिवेशिक शासन के प्रति बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ तथा स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी और आगे चलकर बिहार का स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन हुआ। बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापारी आए जो बंगाल के हुगली में स्थापित व्यापारी केंद्र से नाव के माध्यम से पटना आया जाया करते थे। पुर्तगाली द्वारा निर्यातित वस्तुओं में मुख्यतः चीनी, मिट्टी के बर्तन तथा विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आयातित वस्तुओं में मुख्य रूप से सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों का अधिकांश रुझान सोरों के व्यापार की तरफ से था। इसके अलावा चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र के व्यापार में भी इनकी काफी अभिरुचि रही। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस बैंगडेन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। इनका उद्देश्य बिहार से सोरा प्राप्त करके अपने व्यापार को उन्नत स्वरूप में स्थापित करना था। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख एम जियाला बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 ईस्वी को बिहार के भागलपुर तथा 3 जून 1757 को पटना पहुंचा। नेक्स्ट है बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्रियों की स्थापना 1774 से लेकर 75 ईस्वी में हुई। ये मुख्यतः सोरे का व्यापार करते थे। बाद में ब्रिटिश कंपनी से मतभेद होने के पश्चात इनकी व्यापारिक फैक्ट्री एवं स्थल जब्त हो गया। नेक्स्ट, बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में जॉब चार्नोक को नियुक्त किया गया, जो 1680-81 ईस्वी तक इस पद पर रहा। 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी में जो लड़ी गई एवं बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ी गई। अंग्रेजों को विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। नेक्स्ट, इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। इस संधि में मुख्य रूप से पराजित पक्ष को नेतृत्व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया, जबकि विजित पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध बिहार में प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। एक तरफ जहां आम जनों के प्रति मुगलों एवं मराठों तथा स्थानीय जमींदारों की नीतियां शोषणपरक एवं दमनात्मक रूप से लिए हुई थी, दूसरी तरफ अंग्रेजी स्वलाभ को ध्यान में रखकर जनजातियों, किसानों एवं श्रमिकों के प्रति कठोर पूर्वक नियम कानून लागू करने पर डटी रही। अंततः इन सभी वर्गों ने अपने अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार से विद्रोह किया था। नेक्स्ट, बिहार में जनजाति आंदोलन।
19वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय बहुत इलाकों में, जैसे वर्तमान में झारखंड, ब्रिटिश सरकार तथा उनके द्वारा नियुक्त एजेंटे, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिले। इन विद्रोही के मूल में जाने पर कई कारण दृष्टिगत होते हैं, जिसके चलते इन्हें विद्रोह करने पर मजबूर होना पड़ा। आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा वनभोज का काफी महत्व था। यह उनके आर्थिक उपार्जन में मुख्य आधार था। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, तो यह आदिवासियों को पारंपरिक अधिकारों का कुठाराघात था। आदिवासियों के प्रारंभिक अधिकारों पर कुठाराघात था। भू राजस्व की नवीन पद्धति में महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला तथा ऋण को कूचाकर में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल किए जाने लगे। आबकारी करों की बढ़ोतरी ने भी इनके असंतोष को बढ़ाया। आदिवासी द्वारा निर्मित की जाने वाली शराब पर उत्पादक शुल्क लगा दिया गया, जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त नमक और अफीम पर कर की वसूली तथा अफीम की जबरन खेती करवाए जाने में इनका असंतोष भड़का। आदिवासी अपने सांस्कृतिक जीवन में किए जा रहे हस्तक्षेप से भी आहत थे। ईसाई मिशनरियों आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर उनकी संस्कृतियों को निष्कृत साबित करके अपनी संस्कृति उन पर थोपने का प्रयास कर रही थी। साथ ही इनके समाज में प्रचलित प्रथाओं को विभिन्न कानूनों के माध्यम से प्रतिबंध करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते इनके मन में असंतोष की भावना घर कर रही थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके पारंपरिक प्रशासनिक ढांचे को ध्वस्त करते हुए राजस्व एवं सामरिक अवस्था पूर्ति करने के क्रम में इन आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस थाने, सैनिक छावनी स्थापित की गई। साथ ही इन इलाकों को कंपनी निर्मित कानून के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था, जबकि आदिवासी शोषण परक व्यवस्था को स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक जीवन में किए गए हस्तक्षेप ने इनके असंतोष को भड़काया तथा विद्रोह करने पर उतारू हो गए। उनके द्वारा किए गए विद्रोह निम्नलिखित है। पहला है तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का संबंध उराव जनजाति का बनाम छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था, उसके बीच उत्पन्न असंतोष से है। दूसरा हो विद्रोह। छोटा नागपुर के जनजाति समाज ने सिंह भूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। तीसरा कोल विद्रोह। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम था। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा रहे। चौथा है भूमिज विद्रोह। यह विद्रोह कंपनी के खिलाफ जनजाति लोगों एवं जनजाति जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत 1832 ईस्वी में हुई और इसका नेतृत्व करता गंगा नारायण था।